नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने धान खरीदी के लिए किसानों को दी 2 दिन की मोहलत। शर्त, जिनके टोकन कटे वे किसान ही बेच पाएंगे फसल, अन्य किसानों के लिए नहीं राहत का पैगाम। मेहनत की फसल बेचकर भी किसानों को नहीं मिल रही राहत। वायदे के मुताबिक 24 घंटे में होना था भुगतान, 20 दिन बाद भी किसानों के खाते पड़े हैं खाली। बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू। 20 फरवरी से शुरू होने वाली है 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। बिलासपुर के 131 केंद्रों में करीब 22,000 बच्चे होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर सरकार सख्त। 15 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच प्रदेश में एस्मा जैसी रहेगी स्थिति। इस बीच हड़ताल करने वालों पर होगी सख्ती। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में धान खरीदी की तिथि 2 दिन बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य शासन द्वारा 4 और 5 फरवरी को भी धान खरीदी की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के तहत राज्य के पंजीकृत किसान जिनका टोकन पहले ही कट चुका है, वे निर्धारित तिथियों में अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इससे उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी कारणवश अब तक धान नहीं बेच पाए थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा था, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई थी। अब तिथि बढ़ने से छूटे हुए किसानों को भी अवसर मिलेगा। अब तक राज्य में 25,11,000 से अधिक किसानों से करीब 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 33,149 करोड़ रुपए की राशि बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत सीधे खातों में भुगतान की गई है। प्रदेश में इस खरीफ सीजन के लिए 27 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया था और 2,740 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की गई। सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। बिलासपुर के ग्राम सिंघरी में गरीबों के हक पर खुला डाका डाले जाने का आरोप है। मामला ग्राम पंचायत सिंघरी का है, जहां शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान से पिछले 3 महीने से चावल का वितरण नहीं किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य की दुकान एक महिला समूह द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बजाय समूह पर लापरवाही और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गरीबों और असहायों के नाम पर मिलने वाला चावल इधर उधर कर चोरी से किसी और जगह बेच दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन नहीं मिलने के कारण गांव के गरीब परिवार, मजदूर और बुजुर्गों को भूखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पूरी निर्भरता सरकारी राशन पर है, लेकिन महीनों से उन्हें एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है। सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आरोपितों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी के कारण गरीबों के चावल की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उचित मूल्य की दुकान में तुरंत नियमित राशन वितरण शुरू कराया जाए। हम लोगों को चावल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। 3 महीना से भटक रहे हैं। दुकानदार हमको ये बोल रहा है आज देंगे, अगला महीना देंगे, अगला महीना मिल जाएगा, अगला महीना मिल जाएगा, बस फिंगर ले लेता है। फिंगर के बाद हमको चावल नहीं दे रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा किया है गांव? पूरा गांव वाले हैं। पूरा गांव वाले। और सरपंच क्या बोलते हैं इस बारे में? सरपंच बोलता है कि अब नहीं दे रहा है तो अपना आगे देखो। और कौन है धान जो देता है, चावल देता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साधना, लड़की का, और प्रताप उसका भाई है। समूह द्वारा लिया गया है। क्या बोलते हैं उनसे बात करते हैं? अगला महीना मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, बस ऐसी बोलता है। यही चावल वाली समस्या है। 5 बजे 6 बजे ब्लाक कोनो को 10 किलो 5 किलो चावल दे देते, खर्चा नहीं है ले जाओ। 1 दिन 2 दिन खोला थे तहाँ चावल खत्म हो गए। अभी यदि 2 तारीख 3 तारीख ले, आज 3 तारीख है ना, अगला हुई 1-2 तारीख ले ये बांट दिए है शक्कर का। अफवाह कर दिए शक्कर ले जाओ, शक्कर नमक ले जाओ, तो 2 महीना की शक्कर दे दिए, मगर 3 महीना हो गए चावल नहीं मिले हैं।
अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक कार्रवाई करता है या फिर गरीबों का हक यूं ही लूटता रहेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। सरकार ने भले ही धान बेचने के लिए 2 दिवस का समय बढ़ाया हो, लेकिन नियम कायदे इतने सख्त हैं कि हर किसान इसका लाभ नहीं ले पाएगा। आइए देखते हैं क्या है पूरे नियम। सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि किसानों के धान का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 31 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद बिलासपुर जिले में करीब 1,25,000 किसानों का धान अब भी बचा हुआ है। इतना ही नहीं, लगभग 7,000 ऐसे किसान हैं जिनके टोकन पहले ही कट चुके थे, फिर भी वे अपना धान मंडियों तक नहीं पहुंचा सके। प्रदेश भर में यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां लाखों किसान आज भी धान बेचने से वंचित है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 और 6 फरवरी को 2 अतिरिक्त दिवस धान खरीदी के लिए निर्धारित किए हैं। हालांकि इस राहत के साथ भी कई शर्तें जुड़ी हुई है। इस विषय में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन टोकन पहले ही कट चुका है। जिले में ऐसे करीब 600 किसान चिन्हित किए गए हैं जिनका धान इन 2 दिनों में खरीदा जाएगा। इसमें हम लोगों के यहाँ अभी तक टोटल 6,75,481 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। लास्ट ईयर 1,25,000 किसानों ने धान बेचा था। इस बार भी 1,25,000 प्लस किसानों ने धान बेच लिया है। चूँकि ये पूरे स्टेट के लिए है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन और धान कोई भी किसान जो जिनाइन किसान है छूटे मत, उस भावना से ये 5 और 6 तारीख को सभी जगह जहाँ पे भी ऐसे किसान जिन्होंने टोकन जारी करा लिया था और वो नहीं बेच पाए थे उनको लेकर के, तो इन जो शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पे 5 और 6 तारीख को फिर से खुलेगा। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया था, मौके पे धान भी था, तो ये उन किसानों के लिए है। कुछ का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था लेकिन टोकन पहले उन्होंने कटा लिया था, तो ऐसे किसानों के लिए भी ये है। तो 133 किसान ऐसे हैं जिले में जो जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, और करीब 300 से 400 किसान ऐसे होंगे जिनका फिजिकल, कुछ लोगों का उसमें टोकन जारी हुआ था और उनका धान नहीं आया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह 2 दिन वास्तव में किसानों को राहत दे पाएंगे या फिर कई किसान एक बार फिर सरकारी दावों के भरोसे ही रह जाएंगे। देखना होगा कि इन 2 दिनों में कितने किसानों के चेहरे पर मुस्कान आती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। राजिम थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों पर कथित सांप्रदायिक हमले का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों ने गांव में मुस्लिम परिवारों के घरों और वाहनों में आगजनी की, साथ ही चाकू से हमला भी किया गया। इस मामले को लेकर आज सर्व समाज के लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बताया जा रहा है कि यह घटना 2 फरवरी 2026 की है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया, जिसके चलते कई मुस्लिम परिवार जान माल की सुरक्षा के डर से गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। पीड़ितों का आरोप है कि समय रहते उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये आरोप राजनीतिक है और प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार घटना से पहले गांव में एक व्यक्तिगत विवाद हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम व्यक्ति शामिल थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस विवाद में कोई भी दोषी था तो उस पर कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए थी, चाहे वह किसी भी समुदाय से जुड़ा हो। लेकिन आरोप है कि इस व्यक्तिगत विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कोशिश की गई। घटना के बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अब पीड़ित पक्ष और सामाजिक संगठनों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा, राहत और न्याय दिया जाए। साथ ही गांव में शांति बहाल करने के लिए शांति समिति के गठन की भी मांग उठ रही है। ये राज्य सरकार की घोर नाकामयाबी है
और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 15 साल यही भाजपा की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो किसी भी अल्पसंख्यक पे हमले नहीं होते थे। और जब से साय सरकार आई है और इनका एजेंडा है कि अल्पसंख्यकों को परेशान करना और भारत की छवि जो है विदेशों में धूमिल करना। और 12 घर के करीब को पूरे मुसलमानों के घर को आग लगा दिए हैं। उनके घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको पूरी जला दिए हैं और आगजनी का माहौल, और वो जो है पलायन करके रायपुर चले गए इस वक्त पे और इतने डरे हुए हैं कि वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी शासन से मांग है कि केंद्र सरकार राज्य शासन को बर्खास्त करे और उनको जो पलायन करके आए हैं उनको वापस उनके घरों को बना के दे शासन, और जिन्होंने आगजनी की है, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, उनसे पैसा वसूल के दे। और यही हम मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं कि यही मुख्यमंत्री जब मुसलमान कोई आरोप करता है तो उनको उनके घर में बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। तो आज क्यों उनके जो आगजनी किए हैं, जो घर हमला किए हैं, कई लोग घायल हैं, पुलिस वाले 4 घायल हैं और एक रायपुर में एक पुलिस वाला जो ना सीरियस है, एसपी को भी चोट आई है। तो क्या एसपी को चोट लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? और ये हर हफ्ते का जो बिलासपुर में भी है और अन्य जिलों में भी है कि हर इतवार को क्रिश्चियन के घर में जाके कहते हैं कि साहब प्रेयर करना, आपका घर में प्रेयर करना मना है। मेरे को आप बताइए कि संविधान का कौन से अनुच्छेद में क्रिश्चियन को घर में प्रेयर करने के लिए मना किया जा रहा है और वर्बल किया जा रहा है, कहीं कहीं लिखित में भी दिया जा रहा है। किस कानून के तहत है? खाली एसपी कलेक्टर ही बता दे। और हम मेरा विष्णुदेव साय से और गृह मंत्री से है कि अगर आपको ये दंगाई अच्छे लग रहे हैं, इनकी हरकतें अच्छी लग रही है, तो क्यों अपने बच्चों को इनके साथ नहीं भेजते हैं? अपने बच्चों को क्यों कॉन्वेंट पे पढ़ाते हैं? आप बच्चों को कॉन्वेंट से, ईसाइयों से इतनी तकलीफ है, अल्पसंख्यकों से इतनी तकलीफ है, क्यों फॉरेन भेजते हैं? क्यों दुबई के दौरे करते हैं आप लोग? राजिम में एक बहुत बड़ी हिंसा की घटना सामने आई है, जिसमें ये घटना आज की नहीं है, घटना 2024 से पाल के रखी गई, मैं कहूँगी पाल के रखना, और ये वर्तमान की जो विष्णुदेव साय की सरकार है उनके द्वारा ही पाल के रखी गई घटना। और इसमें इन्हीं के लोग, जो बीजेपी पोषित लोग हैं, उनके द्वारा ही लगातार कभी बिलासपुर में तो कभी बाकी जगहों पे लगातार जो धर्म का लड़ाई लड़ाने की कोशिश की जा रही है हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में और बहनों के बीच में, ये बहुत दुखद है। वही चीज वहां पर भी हुआ कि 24 की घटना को आज तक पाल के रखा गया, और उसका ही ये हल निकल के आता है कि आज मुसलमान परिवारों के लगभग 7 घरों को जला दिया गया। और मेरा कहना ये एक तरफा होगा कि अगर मैं सिर्फ इस तरह से बात करूंगी, मेरा ये कहना है कि इसमें जो दोनों तबके को लड़ाने की कोशिश है, इसमें पूरी तरीके से शासन, सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, और ये जो लगातार सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश, कभी चर्च में घुसने की घटना ले लीजिए, तो कभी राजिम के अंदर घटना हो जाती है, कभी जिस तरीके से आप कवर्धा में भी हुआ था, आज तक उन जांच घटनाओं का भी कुछ नहीं हुआ, बलौदा बाजार में भी जो था आज तक उनमें कुछ नहीं हुआ। तो चौतरफा जो हिंसा का माहौल बना हुआ है, इसमें पूरी तरह से सरकार दोषी है, और इसीलिए आज हम राष्ट्रपति महोदय से इसकी मांग करते हैं कि ये जो अभी लगातार किसानों को परेशान किया गया, बल्कि इस समय तो सरकार जो लगातार होता है समर्पण करा रही है, जनता इस समय बोल रही है कि सरकार समर्पण करे जनता के सामने, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं, किसानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इन मुद्दों पे से भटकार करके आपको जानबूझ करके धर्म पे ला करके खड़ा कर दिया गया है ताकि आप और हम लड़ते रहे। जो राजिम गरियाबंद जिला के दुधकिया गांव में जो हुआ है, अल्पसंख्यकों के घर के में तोड़ फोड़, मारपीट, आगजनी घटना, उसकी निष्पक्ष कार्रवाई हो। और हम ये मांग करते हैं कि यहाँ की सरकार जो है निष्पक्ष नहीं है, उसमें निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे अल्पसंख्यकों को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी को जो है यहाँ परेशान किया जा रहा है बहुसंख्यक की ओर से। तो हमें मांग किए हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सभी की निगाहें अब सरकार की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के ग्राम दुधकैया थाना राज्य में हुई हालिया सांप्रदायिक हिंसा की गूंज अब प्रदेश भर में सुनाई देने लगी है। बुधवार को बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शिकायतकर्ता ने कहा कि 2 व्यक्तियों के बीच का निजी विवाद था, जिसे सांप्रदायिक तत्वों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से हिंसक रूप दिया। उपद्रवियों द्वारा मुस्लिम परिवारों के घरों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और चाकूबाजी जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि शासन की उदासीनता
और सुरक्षा की कमी के कारण गांव की मुस्लिम आबादी को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि दोषी चाहे किसी भी धर्म का हो, कानून को उसे सजा देनी चाहिए, न कि पूरे समुदाय को निशाना बनाना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारे जगहों पे दंगा फसाद हो रहा है सांप्रदायिक तत्वों द्वारा। हर संडे को कहीं न कहीं क्रिश्चियन परिवार के साथ होता है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो सरकार को अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व जो है नहीं कर पा रहा है, तो इसको भंग किया जाए, क्योंकि जब जो नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकता वो सरकार चलाने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया भी है। और तो हमारा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो सरकार का साह है। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से गुंडागर्दी कर रहा है। सरकार के लोग चाहते हैं कि इस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण जो उनका एजेंडा है, बिल्कुल सरकार के द्वारा गुंडागर्दी करवाया जा रहा है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो उनका राजनीतिक एजेंडा है कि हम धार्मिक ध्रुवीकरण करें और हिंदू गैर हिंदू का एक एजेंडा चला करके सत्ता प्राप्त करें। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारे खनिज संपदा है उसको अडानी को क्यों दिया जा रहा है। उससे ध्यान हटाने के लिए भी लोगों को धार्मिक उकसावा से नफरत फैलाया जा रहा है, जिससे लोग भूल जाएं उस लूट को और आपस में एक दूसरे के खिलाफ में लड़ाई लड़ते रहे। वहाँ पर जो झगड़ा था, व्यक्तिगत झगड़ा था, साल 2 साल पहले का था। तो मुस्लिम लोगों का ये कहना था, हमारा भी कहना, सबका कहना है कि व्यक्तिगत झगड़े में जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। अगर कोई मुसलमान है या हिंदू है तो उसके जगह में आप पूरे मुसलमान और हिंदू को तो दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन वहाँ पर यही हुआ कि 35 परिवारों के साथ में वहाँ आगजनी हुआ, तोड़फोड़ हुआ, गाड़ियों को आग लगाई गई, चाकूबाजी हुई है। और पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है अभी तक की जानकारी जो मिली है कल तक की। और पुलिस वाले भी घायल हैं उसमें। पुलिस के कुछ लोग भी बहुत सीरियस मेकाहारा और दूसरे अस्पतालों में भर्ती है। तो हमारा ये कहना है कि राजनीतिक मास्टर जो है, क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन या जो जनरल प्रशासन है वो तो मशीनरी है, लेकिन मशीनरी को चलाने वाला जो मास्टर माइंड है, पॉलिटिकल जो मास्टर है, वो उसका नीति और नियत खराब है। तो इस सरकार को भंग करने से ही शासन प्रशासन सही ढंग से काम कर सकता है, ये हम मानते हैं। और अगर इसकी सुनवाई नहीं होगा तो हम आगे चल के जन आंदोलन करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी सरकार अगर नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो वो सरकार का चलाने लायक नहीं है। ये लोग हिंदुओं के वोट का ध्रुवीकरण करके हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं और लड़ा करके अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार है उसको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रपति से मांग किए हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भाजपा के जितने बड़े नेता हो, गांव से लेकर दिल्ली तक के सारे नेता हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है और मुस्लिम यहाँ कब्जा कर लेंगे, बस यही बात फैला रहे हैं। और सरकार जो है जनता की मुद्दे को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी, उसका हम विरोध करेंगे। और यहाँ पे जो हुआ है अभी राजिम जिले में वो इसी के तहत हुआ है कि मुद्दे से ध्यान हटाओ और लोगों को हिंदू मुस्लिम उलझा कर रखो। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों ने प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने राजिम मेले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां छोटे ठेले व्यापारियों के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो प्रशासन की विफलता का प्रमाण है। ज्ञापन में मांग की गई है कि हिंसा के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए तुरंत शांति समिति का गठन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद भुगतान को लेकर सरकार के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। सरकार लगातार यह दावा करती आ रही है कि धान बेचने के 24 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर।
बिलासपुर जिले के ध्रुवकारी पचपेड़ी के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा दर्ज कराई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 20 जनवरी के आसपास अपना धान बेच दिया था, लेकिन आज तक उन्हें 1 रुपया भी भुगतान नहीं मिला है। भुगतान के लिए किसान लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। किसानों ने प्रशासन से जल्द बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। किसानों का कहना है कि भुगतान में हो रही देरी के कारण खेती से जुड़ी आगे की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। बैंक वाले बोले पैसा नहीं आया, मैं भी बैंक से आ रहा हूँ। अभी खाता में पैसा नहीं है बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आया है। मतलब बैंक में ही पैसा नहीं है। भाई आपके खाते में पैसा है कि नहीं? मेरे खाते में पैसा, लेकिन ऊपर जो धान का पैसा आना चाहिए। हाँ। कल हम अपेक्स बैंक तो ये गए, सिर्फ आपका अकेले का नहीं आया है पैसा कि सारे मेरे लोगों का जैसे वहाँ दुर्गाकारी में नहीं आया? बहुत सारे किसानों का नहीं आया है, जो 19 तारीख से बेचे हैं। हाँ। 19 तारीख से कितने लेकर किसान ऐसे होंगे ध्रुवाकारी में? बहुत ध्रुवाकारी है, आपके क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये बिरकोना में है, हर जगह है। अच्छा, यही स्थिति है। यस। जब इस मामले में सहकारी बैंक के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बैंक में पर्याप्त राशि मौजूद है, लेकिन किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर न होने के कारण भुगतान अटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब मंडी संचालक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो सकी। अब सवाल ये है कि आखिर किसानों की मेहनत की कमाई कब तक अटकी रहेगी? क्या सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी या किसानों को यूं ही इंतजार करना पड़ेगा? देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करता है और किसानों को कब तक राहत मिलती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के स्कूलों में छात्रों की अपार आईडी बनाने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। इसे लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद लापरवाही सामने आने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 28 जनवरी को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेकर सभी संकुल समन्वयकों को अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों में छात्रों की अपार आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा रोजाना विद्यालयवार, संकुलवार और विकास खंडवार प्रगति रिपोर्ट भी ली जा रही है। जांच में यह सामने आया कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद 9 संकुल शैक्षिक समन्वयकों ने पिछले 2 दिनों में अपार आईडी बनाने का कार्य नहीं किया। इसमें संकुल कन्याशाला चकरभाटा, धौराभाटा, कन्याशाला बिल्हा, मटियारी, महमंद, बालक सीपत, जयराम नगर, चना डोंगरी और गनियारी शामिल है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन सभी संकुल शैक्षिक समन्वयकों का आगामी माह का वेतन तब तक रोका जाएगा जब तक अपार आईडी निर्माण का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। नहीं, सही है वो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम साल भर से उसको कर रहे हैं, जब से जुलाई अगस्त से है। अपार आईडी की बात है, यूडाइस की बात है या विभागीय दर्पण पोर्टल की बात हो, अधिकांश काम हमारे अभी तो यहाँ तक के हो गया है कि CGV-SK में शिक्षकों का और बच्चों का भी अब अटेंडेंस होना है। तो हमको इसमें जो है आलस्ता ये बर्दाश्त नहीं है, इनमें जो है विभाग को बर्दाश्त नहीं है। इसमें तत्परता के साथ बच्चों के हित का काम है तो हमको आगे बढ़ करके किया जाना चाहिए। और ठीक है, वो एक अभी ये छोटा कार्रवाई है, हो सकता है भविष्य में शासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई कर दी जाए। तो मैं आगाह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षक इस तरह से कोई कार्य ना करें जिससे कि उनको कठोर जो है पनिशमेंट का सामना करना पड़े। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि जिला स्तर से बिना अनुमति वेतन जारी किया गया तो संबंधित BEO और आहरण अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का साफ संदेश है कि छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि इस सख्ती के बाद अपार आईडी निर्माण कार्य में कितनी तेजी आती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर को सुव्यवस्थित और यातायात को सुगम बनाने की दिशा में आज नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया। सड़क सुरक्षा माह के तहत सत्यम चौक से मगरपारा और ताल मार्ग को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसके मद्देनजर पूर्व में स्थानीय दुकानदारों और निवासियों को समझाइश देते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी की गई थी। इसके बावजूद निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर आज प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। संयुक्त टीम ने JCB की मदद से सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए बोर्डिंग शेड और सड़क की सीमा तक जबरिया बनाई गई सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य मार्ग को बाधा मुक्त करना और सड़क हादसों में कमी लाना है।
प्रशासन की इस सक्रियता ने उन लोगों को कड़ा संदेश दिया है जो सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करते हैं, यातायात में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक लगातार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है और इस क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश था कि पूरे शहर को अलग अलग सेक्टरों में विभाजित करके उन सेक्टरों को ट्रैफिक वायलेशन जोन बनाई जाए और इसी क्रम में आज यह कार्रवाई सत्यम चौक से लेकर जो है भारती नगर चौक तक की गई है, जिसमें जितने भी दुकान संचालकों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा अपनी विक्रय सामग्री को मुख्य मार्ग में रख करके बाधा उत्पन्न की जा रही थी, सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा था, ऐसे सभी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। साथ ही दुकान संचालकों के द्वारा जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और डिस्प्ले बोर्ड आदि के माध्यम से मुख्य मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा था, उन पर भी कार्रवाई की गई है और अनावश्यक जो सड़क पर रख करके जो स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे, बिल्डिंग मटेरियल के माध्यम से अवरुद्ध उत्पन्न किया जा रहा था, उन सभी पर कार्रवाई की गई है और लोगों को लगातार ये माइकिंग के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से समझाई दिया जा रहा है कि इस क्षेत्र को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन घोषित किया जा चुका है और इस क्षेत्र में अगर वे यातायात नियमों को उल्लंघन करेंगे तो उस परिस्थिति में यातायात नियमों पर तो कार्रवाई हो गई, साथ ही सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध या बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अन्य धाराओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए लगातार संयुक्त प्रयास करते हुए यह कार्यवाही जारी रहेगी और लगातार लोगों को जो है सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुचारू आवागमन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी नागरिकों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। सभी लोग चाह रहे हैं कि शहर बेहतर हो, सरल, सुगम, सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित हो, क्योंकि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इसी वर्ष 13 महीने में 61,000 से अधिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हमारे बिलासपुर जिले में हुआ है, जो कि सड़कों पर आई है और इससे जो है निश्चित तौर पर आवागमन का दबाव, यातायात का दबाव बढ़ी है। अतः आम नागरिकों से अपील है कि इसको सरल, सुगम बनाए जाने में सभी सहयोग प्रदान करें। एक बार फिर से वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी इन अहम परीक्षाओं को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ होंगी। परीक्षा को लेकर जिले स्तर पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिलासपुर जिले में इस वर्ष परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं को मिलाकर लगभग 22,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार इस बार परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई है और किसी भी तरह की लापरवाही या नकल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग भी पूरी तरह अलर्ट रहेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब छात्र पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में जुटे हैं और अभिभावकों को भी बेहतर परीक्षा संचालन की उम्मीद है। बोर्ड परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। 10वीं 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है और जो मार्च तक चलेगी और तैयारी लगभग कंप्लीट है हमारी और जैसे जैसे निर्देश मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं। संभावना है कि 10 तारीख तक के हमको प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएंगे। 3-4 दिन में हम उसको वितरित कर देंगे। कितने परीक्षार्थी 12वीं और 10वीं में परीक्षा देंगे? थोड़ी सी ये जो 131 परीक्षा केंद्र में है, लगभग सभी मिला करके 48,000, कुछ 10वीं 12वीं मिला करके 48,000 कुछ बच्चे हमारे गवर्नमेंट के वो इसमें अपीयर होते हैं। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ विवाद सोमवार देर रात हिंसक झड़प में बदल गया। चंडी माता चौक इलाके में रहने वाले 2 पड़ोसी रसूखदारों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और तलवारबाजी तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 बजे संतोष मिश्रा उर्फ छोटे महाराज और पड़ोसी राम सोनी के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर छोटे महाराज घर के अंदर से तलवार निकाल लाए और राम सोनी पर
पर हमला कर दिया। बचाव के दौरान राम सोनी के हाथ में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद दोनों पक्ष कोटा थाने पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंच गए। थाने के भीतर दोनों पक्षों में गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। पुलिस की समझाइश के बावजूद तनाव बना रहा। थाना परिसर से बाहर निकलने के बाद विकास सिंह और उनके साथियों द्वारा छोटे महाराज के साथ मारपीट किए जाने का मामला भी सामने आया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा लिखित शिकायत नहीं दिए जाने के कारण पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया और शांति भंग की आशंका पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की। एसएसपी रजनीश सिंह ने थाने में हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, थाने के मतलब घर के पास में उनके क्या झगड़े हुए हैं, इसकी सूचना आई थी पुलिस के पास। पुलिस ने उसमें दोनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाइयां की हैं। उनके खिलाफ बॉन्ड ओवर कार्रवाई की गई है, बॉन्ड ओवर कराया गया है। और यदि भविष्य में ऐसा कोई भी घटनाक्रम होता है तो उनसे 1-1 लाख के बॉन्ड भराए गए हैं। एक दूसरा, थाने में कोई अगर दबंगई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाने में गुंडागर्दी या थाने में आके आपस में लड़ना, ये इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें तत्काल हमने निर्देश किया है कि इसमें एफआईआर करें और एफआईआर हो भी गई है, एफआईआर कर दी गई है। दोनों जो पक्ष जो आपस में वहां पर वाद विवाद कर रहे थे, थाना वाद विवाद की जगह नहीं है, थाना वाद विवाद निपटारे की जगह है। यदि वहां पर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर हुई है, दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी भी की जाएगी। बेलगहना चौकी क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलगहना पुलिस ने ग्राम पंडरा पथरा में दबिश देकर सट्टा पट्टी खेल रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद समीर अंसारी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सट्टे का अवैध कारोबार संचालित कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी ने खुद को समाज की नजरों में सामान्य दिखाने के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम शुरू किया था, जिसकी आड़ में वह शातिर तरीके से सट्टे का जाल फैलाए हुए था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पंडरा पथरा में मोबाइल के माध्यम से अंकों का दांव लगाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल टीम गठित कर घेराबंदी की गई, जहां समीर अंसारी को मोबाइल पर सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से आरोपी के कब्जे से 19,500 रुपए की सट्टा पट्टी का हिसाब, एक मोबाइल, पेन और 4,120 रुपए नकद बरामद किए हैं। कुल मिलाकर 14,120 रुपए की मशरूका जब्त की गई है। आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के अलावा कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। बिलासपुर जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अब बीट प्रणाली को नए और प्रभावी स्वरूप में लागू किया गया है। मानक कार्य प्रणाली के तहत तैयार की गई इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करना और अपराधों पर तत्काल अंकुश लगाना है। नई व्यवस्था के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के लिए 24 घंटे 7 दिन गश्त की योजना बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक बीट की जिम्मेदारी 6 आरक्षकों के कंधे पर होगी। ये जवान सुबह, शाम और रात की 3 अलग-अलग शिफ्टों में तैनात रहकर पल पल की निगरानी करेंगे। बीट प्रणाली को तकनीक से जोड़ते हुए पुलिस की मोटरसाइकिल में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे उनकी लोकेशन और गश्त की निरंतरता पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। शहरी क्षेत्रों में बाजार, स्कूल, कॉलेज, एटीएम और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील ठिकानों पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में 3 से 6 गांवों के समूह, खेत खलिहान और वन सीमाओं तक पुलिस की पहुंच सुनिश्चित की गई है। इस प्रणाली के तहत बीट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के हर संदिग्ध, पुराने अपराधी और बाहरी व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखें। विशेषकर नशे के कारोबार, जुआ सट्टा और चोरी जैसी घटनाओं को जड़ से मिटाने के लिए बीट स्तर पर ही सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लोकहित में अहम फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हड़ताल या कार्य से इनकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 15 फरवरी से लागू होगा और मूल्यांकन कार्य की समाप्ति 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है, परीक्षा और मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट लोकहित के खिलाफ मानी जाती है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार ने ये कदम उठाकर परीक्षा की पवित्रता, समयबद्धता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत संदेश दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी परीक्षा से जुड़े कार्यों से इंकार करता है या हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत की जाएगी। सरकार के इस फैसले से परीक्षा आयोजन, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन और परिणाम घोषणा में किसी भी प्रकार की देरी की आशंका समाप्त हो गई है। शिक्षा जगत में इस निर्णय को छात्रों के हित में मजबूत और जरूरी कदम माना जा रहा है। ये सही भी बात है। ये जो है जिस तरह से अपना चुनाव है या अन्य काम जो होता है, जनगणना का काम जो होता है, ये अत्यावश्यक काम होते हैं, ये अत्यावश्यक सेवा में आता है। तो परीक्षा भी सेवा है। तो इसमें किसी भी प्रकार की जो छुट्टी का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसको छुट्टी जो भी है आवश्यकता पड़ने पर कैंसिल भी की जाएगी कोई यदि है तो। और जो है ताकि परीक्षा का जो है संचालन सुचारू रूप से हो सके। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां कलेक्टर कार्यालय से ठीक सामने सुलभ शौचालय के पास स्थित एक पेड़ की भारी डाल अचानक टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां बैठे नगर निगम के कर्मचारी की जान बाल बाल बची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस पेड़ की डाल गिरी है वह काफी दिनों से जर्जर हालत में था। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा उसकी कटाई या छटाई नहीं कराई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अचानक पेड़ की भारी डाल टूटकर नीचे आ गिरी। उसी जगह निगम के कर्मचारी बैठकर काम कर रहे थे। हादसा इतना गंभीर था कि यदि कुछ सेकंड भी चूक होती तो बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। गिरे हुए पेड़ की डाल से आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन को पहले ही पेड़ की खराब स्थिति की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि इस हादसे में किसी की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? यह घटना एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। सर, हम लोग बैठे हुए थे, काम हम लोग का ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा यहाँ रेस्ट के लिए बैठे थे और ऊपर से ये गिर। अच्छा हुआ हम थोड़ा साइड हो गए, नहीं तो हमारे ऊपर गिर जाता सर, और भी फूटने का थोड़ा डेंजर ही था। बिलासपुर शहर का सबसे व्यस्त सड़क इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नेहरू चौक से जूना बिलासपुर होते हुए दर्री घाट तक करीब 11 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, आज खुद इलाज की मांग कर रही है। सड़क पर जगह गहरे गड्ढे हैं, लेकिन मजबूरी में रोज हजारों लोग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। हैरानी की बात ये है कि सड़क के सुधार के लिए शासन ने 32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है और 1 महीने पहले वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हुआ। ये हालात तब है जब पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव स्वयं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री है। पीडब्ल्यूडी विभाग कभी बरसात का हवाला दे रहा है तो कभी प्रक्रिया और तैयारी का। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार को तैयारी के लिए 1 माह का समय दिया गया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी सड़क पर मशीनें नजर नहीं आ रही है। ये सड़क सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है और इसी मार्ग से लोग दफ्तर, स्कूल, बाजार और अस्पताल जाते हैं। सुबह शाम भारी ट्रैफिक रहता है। गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई बार बाइक सवार फिसल कर गिर चुके हैं। नेहरू चौक से एक्चुअल में रोड का नाम है नेहरू चौक से दर्री घाट तक बनना है जी, और उसका वर्क ऑर्डर जो है 31 दिसंबर को हो चुकी है। आज 1 महीना करीब हो गया है। अब 1 महीना करीब सब उसका एग्रीमेंट में रहता है प्रावधान उसको समय का तैयारी करने का, और आजकल मैं जाकर उसको निर्देश दे दिया हूँ काम तत्काल शुरू करो करके। उड़ती धूल और बरसात से भरे पानी से हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि कब शुरू होगा 32 करोड़ का ये सड़क निर्माण और कब मिलेगी लोगों को राहत। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
मुंगेली जिले के तखतपुर क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिजली बचत और सोलर ऊर्जा के उपयोग को लेकर ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर पंचायत बरेला के अध्यक्ष नरेश पटेल सहित आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चौपाल लगाकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की सोलर ऊर्जा योजना के बारे में ग्रामीणों को समझाया और इसके लाभों से अवगत कराया। ग्रामीणों ने भी योजना को लेकर उत्साह दिखाते हुए अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। बिजली विभाग के अधिकारी रचित दुआ ने बताया कि विभाग रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य ग्रामीणों को बिजली बचत के साथ साथ सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे बिजली की खपत कम हो सके और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा मिले। विद्युत विभाग का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको ये लगता है कि बिजली वाले सिर्फ बिजली बिल का झटका देते हैं, मगर ये रजत जयंती के पावन अवसर पर इन्होंने जो उपभोक्ताओं के लिए ये आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और आज हम छत्तीसगढ़ के 25वीं राज्य स्थापना के वर्षगांठ के साथ ही साथ हम विद्युत विभाग का भी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और जिस उद्देश्यों को लेकर उन्होंने इनका गठन किया था, वो आज धरातल पर फलीभूत हो रहा है। इस दिशा में बिजली विभाग ने अपना जो सोपान है वो बहुत अच्छे से पूरा किया है। आज हमारे शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शासन ने जो 2018 तक का हर पारा टोला मोहल्ला तक का जो बिजली देने का संकल्प किया था, वो आज पूरा हो चुका है। 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती 2025-26 का आयोजन किया गया है। इसमें विभाग की विभिन्न योजनाएं एवं साथ ही जो प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके प्रचार प्रसार के संदर्भ में ये आयोजन रखा गया है। और साथ में जो हमारा प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें हम लोग ने सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। 1 किलोवाट के लिए 45,000, 2 किलोवाट के लिए 90,000, 3 किलोवाट के लिए 1,08,000। इसमें उपभोक्ता अपने घर की छत में सोलर प्लांट लगा सकता है और साथ में इस्तेमाल करने के साथ साथ उत्पादन करके ग्रिड में वापस हमके दे भी सकता है और एक आय का साधन भी अर्जित कर सकता है। ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश में किया जा रहा है। साथ ही इसको जितने कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, ये वितरण केंद्र वाइज किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 4 वितरण केंद्र हैं, जिसमें ये झरागांव वितरण केंद्र में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें नगर पंचायत बरेला से अध्यक्ष एवं सभी समस्त पार्षदगणों को आमंत्रित किया गया। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।